आज मैं पॉलिटिकल साइंस बीए पार्ट 1 ऑनर्स विषय पर एक लेक्चर देने जा रहा हूँ। टॉपिक है स्टेट, डिफिनेशन एंड एलिमेंट्स। राजनीति विज्ञान का प्रतिपाद्य विषय है। राज्य राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु का केंद्र बिंदु है। गार्नर ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का आदि और अंत राज्य से होता है। अगर राज्य नहीं हो तो राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। वैसे राज्य शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस से हुआ है। स्टेटस का शाब्दिक अर्थ होता है किसी व्यक्ति का सामाजिक स्तर से। फिर आगे इस पर अगर चर्चा होती है तो होता है व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का सामाजिक स्तर। कालांतर में यह बातें बढ़ती चली गई और यह संपूर्ण समाज का स्तर हो गया। यह इस टॉपिक शब्द की शुरुआत जो है, स्टेट शब्द की शुरुआत सबसे पहले मैकियावेली ने किया और उन्होंने अध्ययन किया कि राज्य की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, राज्य क्या होना चाहिए, किन परिस्थितियों को हम राज्य कहेंगे। तो मैकियावेली का जो राज्य शब्द दिया गया है वह आज कितना विस्तारित हो गया है, इस पर हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि विभिन्न देशों में, खास करके हम संघीय देशों में, भारत और अमेरिका के संघीय राज्यों में देखते हैं कि अपने प्रदेशों को वो राज्य की संज्ञा देते हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क, ओहियो राज्य, उसको राज्य कहते हैं। भारत में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, इन्हें भी हम राज्य कहते हैं। तो क्या ये राज्य हैं? राज्य को राज्य कहलाने के लिए जिन तत्वों का होना आवश्यक है, क्या इन दोनों देशों के द्वारा जो संघीय प्रदेश को राज्य कहा जाता है सही में राज्य है? अगर इस पर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जानना होगा कि राज्य के कौन कौन से तत्व होते हैं। राज्य को राज्य कहलाने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है, इस पर गौर करना आवश्यक है। भारत में संघीय राज्यों के संबंध में भारतीय संविधान में, अमेरिकी संविधान में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान की धारा 1 में कहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का संघ कहा गया है। लेकिन जब राजनीति विज्ञान के हम अध्ययन करते हैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, तो राज्य का मतलब वह नहीं है जो प्राचीन समय में मैकियावेली ने दिया है। प्राचीन समय से जो चलते आ रहा, राज्य का अर्थ बदलती हुई परिस्थिति में बदल गया है कि राज्य को हम कैसे कहेंगे, किनको कहेंगे, राज्य को राज्य कहलाने के लिए कौन कौन तत्वों की आवश्यकता है, वो होना आवश्यक है। ऐसे प्रशासनिक क्षेत्र के लिए भारत और अमेरिका में हम कुछ प्रदेश को राज्य कह देते हैं, लेकिन वास्तविक रूप में राजनीतिक दृष्टिकोण से वह राज्य नहीं है। सबसे पहले राज्य की परिभाषा पर अगर हम गौर करते हैं, जो राजनीति विज्ञान के विद्वानों ने जो दिया है वह भी अपने अपने ढंग से राजनीति विज्ञान की परिभाषा दिया है। अगर हम कुछ राजनीतिक विचारकों का राज्य की परिभाषा पर अगर गौर करते हैं तो पाते हैं अरस्तु ने कहा है कि राज्य परिवारों तथा ग्रामों का ऐसा संघ है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मसंपन्न जीवन की प्राप्ति है। फिर आगे ब्लंसली ने कहा है किसी भूभाग राजनीतिक तौर पर संगठित जन समुदाय को राज्य कहा है। बेल्सन ने कहा है कि एक निश्चित भूभाग में कानून के लिए संगठित जन समुदाय को राज्य कहा है। अगर इन तीनों विद्वानों की परिभाषा पर हम गौर करते हैं तो पाते हैं कि इनमें राज्य को, जो राज्य के 4 तत्व हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, वो समाहित नहीं होता है। इसलिए ये जो राज्य की परिभाषा दी गई है वह बहुत मान्य नहीं है, बहुत उपयुक्त नहीं है। लेकिन हम आगे जो राजनीतिक विद्वान की परिभाषा राज्य के जो दिया गया है ऊपर अगर हम गौर करते हैं तो उसमें कुछ अलग चीज पाते हैं इन राजनीतिक विद्वानों के विचारों से। गार्नर ने कहा है
राज्य अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक व्यक्तियों का ऐसा समुदाय है जो किसी प्रदेश के एक निश्चित भूभाग में रहता है, जो बाह्य नियंत्रण से मुक्त अथवा प्रायः मुक्त हो, जिसका एक संगठित शासन हो तथा जिसके आदेशों का पालन नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः करता है। मतलब यह होता है कि नागरिकों का विशाल समुदाय जो है उसके आदेश का पालन स्वभावतः करना, बाध्यता नहीं है, स्वभावतः करता है। गार्नर की परिभाषा को अगर हम गौर करके देखते हैं तो उसमें जनसंख्या भी है, निश्चित भूभाग भी है, सरकार भी है और संप्रभुता भी है। तो वर्तमान समय में गार्नर के द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा बहुत ही उपयुक्त और लोकप्रिय माना गया है और सही में राजनीति विज्ञान की जो में राज्य की जो परिभाषा दी गया है, गार्नर की परिभाषा ही सही माना गया है अब तक के। राजनीति विज्ञान के अगर तत्व पर हम चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान के कौन कौन से तत्व हैं, कौन कौन से एलिमेंट है राज्य को राज्य कहलाने के लिए, तो सबसे पहले है जनसंख्या। तो जनसंख्या जो है कितनी होनी चाहिए किसी राज्य की, तो एक आदर्श राज्य की जनसंख्या के संबंध में प्लेटो कहा है कि 5040 होनी चाहिए। अरस्तु ने कहा है किसी राज्य की जनसंख्या न तो 10 और न ही 1 लाख होनी चाहिए। रूसो ने कहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या 10,000 होनी चाहिए। जनसंख्या राज्य का एक मानवीय आधार है, बिना जनसंख्या के राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो जनसंख्या कितनी हो, अगर प्लेटो, अरस्तु और रूसो को दिया गया जनसंख्या पर चर्चा करते हैं तो कौन सा सही है? प्लेटो की विचार सही है, अरस्तु की विचार सही है और रूसो की विचार सही है। प्लेटो और रूसो ने राज्य को एक निश्चित जनसंख्या निर्धारित करता है, जबकि अरस्तु ने वैसा नहीं करता है। राज्य के भूभाग और जनसंख्या उस राज्य में रहने वाले लोगों को व्यवहार के आधार पर देखता है कि जितने लोग हैं और जितना उनको क्षेत्र मिला है उसको सुव्यवस्थित ढंग से रख सकते हैं कि नहीं, अपने आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं कि नहीं, अब उसे किसी दूसरे पर आश्रित होना नहीं पड़े। तो राज्य को संतुलित माना है, यह निश्चित नहीं निर्धारित किया है जैसा कि प्लेटो और रूसो ने किया है। इसलिए अरस्तु ने कहा है कि आवश्यकता अनुसार अपनी आवश्यकता को पूर्ति अगर राज्य कर लेता है उतना ही जनसंख्या होना चाहिए, उससे न तो अधिक होनी चाहिए और न ही कम होना चाहिए। इसलिए जनसंख्या के लिए जो निर्धारित किया करना, एक सीमा में बांधना, वह उचित नहीं है। भारत और चीन बड़े देश हैं, इनकी संख्या लाख करोड़ों नहीं बल्कि अरबों में है। जबकि हम अमेरिका के कुछ प्रदेश देखते हैं, वहां पर कि मोनाको है, वेटिकन सिटी है, उन लोग देशों में भी देखते हैं कि वहां जनसंख्या जो है वह मात्र 1000 में है। तो वहां हम देखते हैं कि भारत और चीन जी इतनी बड़ी जनसंख्या है, वहां पर जो शासन व्यवस्था वह निर्धारित करता है कि वहां के नागरिक कैसे हैं, वहां के शासन व्यवस्था कैसे चलता है, वहां की खाद्यान्न आवश्यकताएं कैसी पूर्ति होती है। तो भारत और चीन के लिए संख्या बढ़ने के बावजूद भी शासन व्यवस्था ठीक से संचालित हो रहा है। और वहां छोटे छोटे जो वेटिकन सिटी या मोनाको है वहां भी शासन व्यवस्था करता। तो निश्चित निर्धारित करना कि इतनी ही जनसंख्या राज्य की होगी, वह उचित नहीं जान पड़ता है, जैसा कि रूसो और प्लेटो ने कहा है। तो जनसंख्या जो है राज्य का मानवीय आधार है। जनसंख्या के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन जनसंख्या वह आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। राज्य के दूसरे तत्व पर यदि हम गौर करते हैं तो वह है टेरिटरी, निश्चित भूभाग। किसी राज्य जिस तरह से मानवीय आधार राज्य की जनसंख्या है, उसी तरह से राज्य का भौतिक आधार भूमि है। राज्य को राज्य कहलाने के लिए एक निश्चित भूमि का होना आवश्यक है, एक सीमा के अंतर्गत रहना आवश्यक है,
तभी वह राज कहलाता है। अगर जनसंख्या है तो कोई न कोई किसी न किसी भूमि पर तो रहेगा। अब उसकी जनसंख्या कितनी है और वह कितनी भूमि को पर वह रहता है, इस पर गौर करने पर चलता है कि क्या राज्य में नदी, पहाड़, झरने, आकाश मार्ग, समुद्री मार्ग ये सब भूभाग में आता है। इस पर राजनीतिक चिंतक कहते हैं, राजनीतिक विचारधारा है कि नदी, पहाड़, झरने जितने हैं वे सब इसके अंदर आते हैं। उस क्षेत्र जहाँ के वहाँ के नागरिक रह रहे हैं, जहाँ वहाँ के लोग रह रहे हैं, उसके अंदर आते हैं। समुद्र जहाँ दो देशों के बीच में रहता है तो उसमें यह कहा गया है कि 12 किलोमीटर, हवाई मार्ग को भी 12 किलोमीटर इस जिसके क्षेत्र में रहता है उसे उसकी भूमि माना जाता है। तो जनसंख्या के लिए के बाद जो है वह निश्चित भूभाग का होना है। अगर 1947 के पहले जो यहूदी जाति के लोग थे, निम्न जाति के, वे फिलीपींस में घूमते थे, पहले घुमक्कर जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन फिलीपींस में आकर एक अस्थायी निवास कर लिए, एक अस्थायी जगह बन गए, एक निश्चित भूभाग मिल गया, तो हम उसे एक राज्य की संज्ञा दे दिया गया और वह एक इजराइल नाम के राज्य की स्थापना की गई। तो जनसंख्या के साथ साथ निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है राज्य को राज्य कहलाने के लिए। राज्य का तीसरा तत्व जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह है सरकार। सरकार जो है कि राज्य की इच्छा को निर्माण करता है, अभिव्यक्त करता है, कार्यान्वित करता है। सरकार एक अमूर्त संस्था है, राज्य एक अमूर्त संस्था है, सरकार इस अमूर्त संस्था का मूर्त रूप प्रदान करती है। जब अमूर्त संस्था का मूर्त रूप प्रदान सरकार के द्वारा किया जाता है तो उन सारे कार्यों का संपादन सरकार के द्वारा होता है जो राज्य की इच्छा होती है। तो राज्य की इच्छा को प्रकटीकरण करना, कार्यान्वित करना, ये सरकार का काम होता है। तो राज्य के तत्व में सरकार का होना आवश्यक है। सरकार कैसी हो? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, प्रजातंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था हो, ये तो वहां के नागरिकों पर निर्भर करता है कि अच्छे गुणकारी होंगे, अच्छे ज्ञानी होंगे तो वे अच्छे शासन व्यवस्था को जन्म देंगे, और जो कुछ कुलीन के होंगे, कुछ समुदाय के होंगे, वे राजतंत्रात्मक, कुलीनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को पसंद करेंगे। वर्तमान समय में अभी लगभग दुनिया के अधिकांश देशों में प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था कायम है, जिसमें सभी को शासन व्यवस्था में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो राज्य की जनसंख्या के बाद जो है वह सरकार का होना आवश्यक, जनसंख्या निश्चित भूभाग के बाद सरकार का होना आवश्यक है। सरकार के 3 रूप होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका जो है वह कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका यह देखती है व्यवस्थापिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वह उचित है या नहीं। तो राज्य को राज्य कहलाने के लिए जनसंख्या का होना आवश्यक है, निश्चित भूभाग का होना आवश्यक है और सरकार का होना आवश्यक है। ये संगठित रूप प्रदान करता है, संगठन एकत्रित करता है और राज्य की इच्छा को प्रकट करता है। तो ये 3 तत्वों के बाद राज्य का जो चौथा तत्व आता है वह है संप्रभुता। संप्रभुता, सोवरेनिटी। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, उससे बड़ी, उससे ऊंची कोई शक्ति नहीं है और राज्य को राज्य कहलाने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है। संप्रभुता के 2 भागों में देखा गया है, एक आंतरिक संप्रभुता, इंटरनल सोवरेनिटी, और दूसरा बाह्य संप्रभुता। आंतरिक संप्रभुता से मतलब यह होता है कि देश के अंदर वह सर्वोच्च है, उससे ऊपर कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं, उसकी सक्रिय शक्ति, उसके आदेश आखिरी आदेश हो जिसे मानने के लिए वहां के नागरिक बाध्य होता है। अगर उसके आदेश के पालन नहीं होता है तो
वैसे वह दंड देता है, उसे बाध्य करता है अपने आदेश को पालन करना। यह देश की आंतरिक संप्रभुता के अंतर्गत आता है। तो आंतरिक रूप से वह सर्वोच्च है, उसका आदेश आखिरी आदेश है, उससे ऊपर कोई दूसरी आदेश हो नहीं सकता है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, सर्वोच्च शक्ति है, उससे बड़ी कोई शक्ति नहीं होती है। बाह्य संप्रभुता पर अगर हम गौर करते हैं तो बाह्य संप्रभुता जो वह है कि देश के बाहर किन देशों राष्ट्रों के साथ उनका संबंध कैसा हो, मित्रवत हो, शत्रुतापूर्ण हो, व्यापारिक हो, राजनयिक हो या तटस्थता हो, किसी प्रकार का कोई संबंध बनाने के लिए वह स्वतंत्र होता है। तो उस संप्रभुता को हम एक्सटर्नल सोवरेनिटी कहते हैं। कहा जाता है संप्रभुता राज रूपी देह का प्राण है। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज की कल्पना नहीं की जा सकती। मान लिया जाए 1947 से पहले भारत के पास जनसंख्या निश्चित भूभाग और सरकार भी, लेकिन संप्रभुता ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों रहने के कारण भारत एक देश था, लेकिन भारत एक राज्य नहीं था। तो राज्य को राज्य कहलाने के लिए संप्रभुता का होना आवश्यक है। अगर संप्रभुता नहीं है तो राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह प्रदेश हो सकता है, वह किसी के अधीन हो सकता है, स्वतंत्र राज्य की कल्पना नहीं की जाती। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत वह नहीं का राज्य कहलाएगा वर्तमान समय में। अब राज्य के 4 तत्वों का तो होना आवश्यक है: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। इसके बाद राजनीतिक विद्वानों ने, कुछ विद्वान का विचारधारा आया है कि इन 4 तत्वों के अतिरिक्त भी और तत्व हो सकते हैं राज्य के लिए आवश्यक है। वह है ओबीडियंस, आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता कहता है कि राज्य के आदेश का पालन होना चाहिए। अगर राज्य के आदेश का पालन नहीं होता है तो राज्य का कोई महत्व नहीं। नागरिकों का, ऐसे तो संप्रभुता के अंतर्गत है, संप्रभुता है तो उसको आंतरिक रूप से सर्वोच्च है। उसके आदेश को पालन करने के लिए अगर नहीं करता तो शक्ति से पालन करवाया जाता है। यहां बिलोवी का कहना है कि वो नहीं, शक्ति से पालन करवाना नहीं, बल्कि नागरिकों का विशाल समुदाय स्वभावतः उसको पालन करे। जब स्वभावतः उसको पालन करने तो नागरिकों में यह आज्ञाकारिता की भावना होनी चाहिए कि राज्य सबके लिए है, सबके हित के लिए है। इसलिए राज्य के आदेश के पालन स्वभावतः नागरिकों के द्वारा किया जाना चाहिए। यह तत्व का भी होना आवश्यक है, न कि संप्रभुता के द्वारा जिस तरह से कि बाध्य किया जाए। अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे तो राज्य उसे बाध्य करेगा। तो राज्य के लिए संप्रभुता में समाहित जरूर है उसके आदेश का पालन करना, लेकिन आज्ञाकारिता का होने का मतलब है कि एक लोकप्रिय और प्रजातांत्रिक राज्य इसको माना जाएगा। अच्छे राज्य की कल्पना की जा सकती है, आदर्श राज्य की कल्पना की जा सकती है अगर वहां के नागरिकों में आज्ञा पालन की भावना होती है, ओबीडियंस की भावना होती है। इसलिए अगर मान लिया जाए इसके आज्ञा के पालन की भावना नहीं होती है तो क्या होता है इसका परिणाम? इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वह देश में क्रांति और विद्रोह होता है, और क्रांति और विद्रोह होता है तो फिर वह लोक कल्याणकाली आदर्श राज्य की कल्पना की जिसका राज्य कहा नहीं जा सकता है। तो बार बार राज्य को शक्ति का प्रयोग करना पड़े आदेश के पालन करने के लिए तो वह आदर्श नहीं हो सकता है। इसलिए नागरिक समुदाय, नागरिकों का विशाल समुदाय राज्य के आदेश का पालन स्वभावतः करे। यह भी एक राज्य के आवश्यक तत्वों में से आता है, न कि विद्रोह और क्रांति की संभावना बनी रहे, उसमें समाज में, राज्य में अव्यवस्था फैल जाता है। तो आदर्श राज्य के लिए, एक राज्य के लिए संप्रभुता के अतिरिक्त आज्ञाकारिता का होना आवश्यक है, ओबीडियंस का होना आवश्यक है। राज्य के आगे का एक तत्व और बताया गया है, वह है रिकॉग्निशन, मान्यता। राज्य है या नहीं, इसकी मान्यता अंतर्राष्ट्रीय जगत में मिलनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय जगत में से मतलब यह होता है कि विश्व लेवल पर जितने संघ हैं, विश्व लेवल पर जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय जगत का जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उस संगठन के द्वारा, यूनियन के द्वारा वह मान्यता मिलनी चाहिए कि यह देश एक राज्य की है, मतलब उसको मान्यता उससे मिलनी चाहिए।
सपोज दैट 1949 से लेकर 71 तक चीन को अमेरिका ने राज्य को मान्यता नहीं दिया। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपने अस्तित्व को कायम रखने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए राज्य का मान्यता मिलना आवश्यक है। राज्य को राज्य कहलाने के लिए मान्यता मिलना आवश्यक है, तभी वह राज्य को दिया जा सकता है। लेकिन मूल रूप में 4 ही तत्व राज्य के लिए आवश्यक माने जाते हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। प्रदेश के क्षेत्र में, खास करके अपन भारत में और अमेरिका में, हम राज्य कह सकते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से, जिसे प्रदेश कहा जा सकता है, राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि संप्रभुता उसको है ही नहीं। संप्रभुता जो है वह केंद्र में निहित है, प्रांतों में नहीं निहित है, प्रदेशों में निहित नहीं है, केंद्र के पास संप्रभुता है। इसलिए वह प्रशासनिक दृष्टिकोण से राज्य हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण से राज्य नहीं हो सकता है। तो राज्य के राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना आवश्यक है, और साथ में ये 2 तत्व जो है ओबीडियंस और रिकॉग्निशन का होना आवश्यक है। तो तभी हम राज्य ऐसे राजनीतिक दृष्टिकोण से हम राज्य को 4 तत्व का रहने के लिए आवश्यक मानते हैं। बाकी जो 2 दृष्टिकोण है वह बाद के लोगों ने जोड़ा है, बाद के राजनीतिक विद्वानों ने जोड़ा है, लेकिन 4 तत्वों का होना आवश्यक है। तो ठीक है, और कोई इसमें कोई समस्या अगर आए तो उसे पूछने का प्रयास करेंगे। हम भरसक जवाब देने के लिए तैयार आएंगे। फिर खुश रहिए, आगे